हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में करेंगे जो 60 का हमारा पेपर हुआ था 2016 में। तो उसके जो बॉटनी सेक्शन है उसके डिकोड के क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। जोलॉजी का पेपर अपलोड हो चुका है, तो आप वो चैनल से चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट से जाके। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मेजर एरोसोल पॉल्यूटेंट्स इज इन द जेट प्लेन एमिशन इज, कि जो एरोसोल पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि जेट प्लेन एमिशन के दौरान पॉल्यूटेंट्स से ज़्यादातर एरोसोल पॉल्यूटेंट्स बनते हैं, वो कौन से हैं। तो जब जेट प्लेन एमिशन होती है, जब कोई जेट वगैरह मतलब फंक्शन करता है, तो उसका जो इंजन होता है, इंजन के लिए इंजन की फंक्शनिंग के टाइम पे, उसके प्रोपल्शन के टाइम पे कुछ मतलब प्रोड्यूस होती हैं गैसेस या कुछ एरोसोल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो वो एरोसोल्स पॉल्यूटेंट के बारे में बात की है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CH4 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ये एरोसोल पॉल्यूटेंट है, जो कि इन्वायरमेंट में आ जाते हैं जब ये जेट प्रोपल्शन होती है उस टाइम पे, प्लेन वगैरह मतलब के इंजन फंक्शन करते हैं, तो उस टाइम पे ये प्रोपल्शन के टाइम पे बनती है। फिर है कि गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग द भोपाल ट्रेजिडी वॉज, कि भोपाल ट्रेजिडी जो हुई थी उसमें कौन सी गैस रिलीज हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट है, सोडियम आइसोथायोसाइनेट है, इथाइल आइसोथायोसाइनेट है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, कि जो मिथाइल आइसोसाइनेट था ये भोपाल गैस ट्रेजिडी के टाइम पे ये गैस रिलीज़ हो गई थी, इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था और लोगों पे भी इसका काफ़ी अफेक्ट पड़ा, वहाँ आसपास के एरिया के लोगों पे। तो उसके बाद है acid rain is formed due to increase in the concentration of which of the following pair of gases, कि कौन सी ऐसी जो नीचे बताई हुई गैसेस के पेयर हैं जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से एसिड रेन होती है। तो ठीक है, वो बताना है। एसिड रेन क्या होती है, जब जो एयर पॉल्यूटेंट्स वगैरह जो हैं वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, तो बारिश के साथ जब वो ऐड हो जाते हैं, उसमें ऐड होके अर्थ पे आते हैं, ज़मीन पे आते हैं। ठीक है, तो उसको हम एसिड रेन बोल देते हैं। तो इसमें क्या ज़्यादा होता है, कौन सी गैसेस पेयर में ज़्यादा होती हैं। ओजोन और ऑक्सीजन, नहीं, ये एसिड रेन कॉज नहीं करती, यूज़फुल है हमारे लिए। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, नहीं। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज़रूर हैं। ये मोबिल्स वगैरह मतलब जो व्हीकल्स वगैरह हैं, इनके जो फ्यूल बर्न होते हैं या जो फैक्ट्रीज़ की चिमनीज से जो निकलते हैं सब्सटेंस पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, वो इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह होते हैं। तो जब इनकी ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं और वाटर में ऐड हो जाते हैं, तो वाटर जो होता है रेन वाटर वो एसिडिक बन जाता है इनकी वजह से, तो इसलिए उसको एसिड रेन बोल देते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी इज़, के बायोडाइवर्सिटी के कम होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है। हैबिटेट एक्सप्लॉइटेशन है कि हैबिटेट पॉल्यूशन है, कि हैबिटेट जो है उसमें काफ़ी पॉल्यूशन है, मतलब जो रहने वाला एरिया वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जॉटिक स्पीशीज़ के बाहर की स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस हो गई हैं उसकी वजह से, तो नेटिव स्पीशीज़ कम होगी उसके कारण। फिर है कि ओवर एक्सप्लॉइटेशन है या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। तो बायोडाइवर्सिटी के कम होने का सबसे बड़ा रीज़न हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, वो मान लो फॉरेस्ट एरिया में रहती हैं, तो फॉरेस्ट एरिया में पेड़ वगैरह कटने की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण तो उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो गया, हैबिटेट की कमी होगी उनके लिए, है ना, उनका हैबिटेट उनके पास रहा ही नहीं, नेचुरल हैबिटेट। तो इस वजह से जो काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्पीशीज़ होती है बायोडाइवर्सिटी में, इन्वायरमेंट में, वो काफ़ी कम रह जाती हैं। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंजर्वेशन ऑफ द लिविंग स्पीशीज़ विद इन द नेचुरल हैबिटेट इज़ कॉल्ड, कि नेचुरल हैबिटेट जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो नेचुरल हैबिटेट है उसमें जो लिविंग स्पीशीज़ की कंजर्वेशन कैसे हो सकती है। कोई भी स्पीशीज़ को कंजर्व करना है, बचाना है, तो उनके नेचुरल हैबिटेट में अगर रख के उनको बचाया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन विट्रो कंजर्वेशन या एक्स विट्रो कंजर्वेशन।
तो जो भी ये लिविंग स्पीशीज़ की कंजर्वेशन होती है उनके नेचुरल हैबिटेट में हो रही है तो उसको इन सिटू कंजर्वेशन बोलेंगे, ठीक है। कि अगर स्पीशीज़ को उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाता है और वहीं पे उनको कंजर्व किया जा सकता है, किया जा रहा है, जो कि ख़त्म होने की कगार पे आ गई हैं, एक्सटिंक्ट होने तक पहुंच गई हैं, तो उनको इन सिटू बोलते हैं। एग्जिटू में क्या होता है, जब उनको नेचुरल हैबिटेट से उनके बाहर रखा जाता है, जैसे कि सीड बैंक वगैरह में, ठीक है, तब एग्जिटू आनी है। तो इसके ऑप्शन ए आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि बोर्ड इंडिकेट्स दैट, बोर्ड क्या इंडिकेट करता है, वाटर इज़ प्योर, वाटर प्योर है, माइक्रोबियल एक्शन की एब्सेंस शो करता है, या बोर्ड जो है वो माइक्रोबियल पॉल्यूशन कम है ये दिखाता है, या माइक्रोबियल पॉल्यूशन ज़्यादा है ये दिखाता है। तो बोर्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन को कितना कंज्यूम कर रही हैं पर लीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ताकि वो जो अंदर जो वेस्ट हैं, जहाँ जो सब्सटेंस हैं उनको डिग्रेड कर सके, है ना। तो जो बोर्ड है अगर तो ये ज़्यादा होता है तो इसका मतलब माइक्रोबियल पॉल्यूशन ज़्यादा है, तो हम कहेंगे बोर्ड वैल्यू ज़्यादा है। कब माइक्रोबियल पॉल्यूशन जब ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन डी आ जानी है, ठीक है। फिर है सेवन्थ क्वेश्चन, इलेक्ट्रोपोरेशन फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म बाय। ये जो इलेक्ट्रोपोरेशन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन में कहते अगर जो फॉरेन डीएनए है वो किसी टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, वो कैसे करवाते हैं, ठीक है। कि जैसे ये कोई किसी और ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, इसको ये टारगेट ऑर्गेनिज्म है, इसके डीएनए के साथ इसको मिक्स करवाना है, ठीक है, ऐड करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है, तो कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन क्या फैसिलिटेट करता है फिर, क्या होएगा इलेक्ट्रोपोरेशन में, फिर चेंजिंग द पोरोसिटी ऑफ सेल वॉल, के सेल वॉल की जो पोरोसिटी है, ठीक है, वो चेंज करके ऐसे हो सकता है डीएनए जो है फॉरेन डीएनए उसको टारगेट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, या जो सेल वॉल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको चेंज करके, या जो सेल वॉल है वो ब्रेक करके, लिसिस करके उसकी, या जो सेल वॉल है वो उसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जाए। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, कि सेल वॉल की पोरोसिटी को चेंज करके जो फॉरेन डीएनए है उसको टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक में। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू डिटर्मिन द बैक्टीरियोफाज कंसंट्रेशन इन अ सैंपल, कि किसी सैंपल में जो बैक्टीरियोफाज कंसंट्रेशन कितनी है उसको देखने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, डिटर्मिन करने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री है, प्लेक ऐसे है, कॉपी ऐसे नंबर है, या लाइट माइक्रोस्पोरी होती है। तो जो प्लेक ऐसे है ये सबसे अच्छा मेथड है ताकि बैक्टीरियोफॉज कंसंट्रेशन पता चल सके। तो यहाँ पे वो चेक करते हैं, यहाँ पे जो कल्चर के अंदर चेक किया जाता है प्लेक फॉर्मेशन का, ठीक है, कि ज़्यादातर ये जो मतलब चेक करते हैं कि प्लेक कितनी फॉर्म हो रही है। तो ये ज़्यादातर सारस जो होता है, ठीक है, सारस कोव 2 जो होता है उसकी उसको मतलब वो कितना इन्फेक्शियस है ना, इसके लिए मतलब ये यूज़ किया जाता है मेथड, है ना। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, प्लेक ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन इज पुअरली एक्सप्रेस्ड इन द डिसीज्ड टिश्यू, कि जो डिसीज्ड टिश्यू हैं, जो कि टिश्यूज़ जो हैं हेल्दी टिश्यूज़ नहीं हैं, है ना, तो उसमें कहते हैं जो प्रोटीन होता है वो इतना एक्सप्रेस नहीं हो पाता, उसमें इतना प्रोटीन नहीं होता है। तो टू डिटर्मिन वेदर द डिफेक्ट इज़ एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, कि अगर ये चेक करना है, डिटर्मिन करना है कि जो डिफेक्ट है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ठीक है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे है या ट्रांसलेशनल लेवल पे है, ठीक है, मतलब mRNA या आगे की प्रोटीन फॉर्मेशन के मतलब टाइम पे है जिसकी वजह से प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं हो पा रही हैं। तो कौन सी ब्लोटिंग टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है ये चेक करने के लिए कि जो मतलब प्रोटीन प्रॉपर नहीं बन पा रहा है या mRNA नहीं बन पाया, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं प्रॉपर हो पा रही है। तो क्या मतलब किसके थ्रू ये चेक किया जाता है, साउदर्न एंड वेस्टर्न ब्लोटिंग के थ्रू, साउथर्न और नॉर्थर्न ब्लोटिंग के थ्रू, नॉर्थर्न और वेस्टर्न ब्लोटिंग के थ्रू, और वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग के थ्रू। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, कि जो वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक होती है इसके थ्रू ये पता किया जा सकता है कि जो प्रोटीन फॉर्मेशन अगर प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो डिफेक्ट कहाँ पे है, ट्रांसक्रिप्शन पे है कि ट्रांसलेशन लेवल पे है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, रिकम्बिनेंट डीएनए ह्यूमन हेल्थ केयर प्रोडक्ट डेवलप्ड फॉर द
ट्रीटिंग हीमोफिलिक्स इज़, कि जो हीमोफिलिक पर्सन होते हैं, मतलब जिनको हीमोफीलिया की बीमारी है, ब्लीडर डिसीज़ है जिनको, तो कहते हैं उनमें जो क्या होता है, ब्लीडर डिसीज़ कब होती है, जब जो ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं ना, या एब्सेंट होते हैं, ऐसी कंडीशन में। तो कहते हैं जो हीमोफिलिक है उनको ट्रीट करने के लिए रिकम्बिनेंट डीएनए फॉर्म में जो प्रोडक्ट डेवलप किया गया है ताकि हीमोफिलिक्स ट्रीट किए जा सकें, हीमोफीलिया को ट्रीट किया जा सके। तो क्या प्रोडक्ट डेवलप किया गया है जिससे ये ट्रीट हो सके? इंटरफेरोन, लिम्फोकाइनेस, कोगुलेटिंग फैक्टर जो है ये 9, एंड फाइटो हीमोग्लूटिनिन है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी के, जो कोगुलेटिंग फैक्टर है, ठीक है, जो कोगुलेट करेगा फैक्टर, तो फैक्टर 9 ये जो है ये डेवलप किया जाता है ताकि हीमोफिलिक्स को ट्रीट किया जा सके। द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोजीनियस कंपाउंड, के जो एक्सोजीनियस कंपाउंड होते हैं उनकी मॉडिफिकेशन करना किसके थ्रू? बाय प्लांट सेल ड्यूरिंग देयर कल्चर, के जब प्लांट सेल कल्चरिंग होती है, प्लांट सेल कल्चर किए जाते हैं, तो उनमें जो एक्सोजीनियस कंपाउंड की मॉडिफिकेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, बायो कन्वर्जन बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और बायो कन्वर्जन, या बायो फाइटो मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन और बायो कन्वर्जन। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी के, जिसमें ए और बी दोनों ही ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन सी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेयरी रूट कल्चर फॉर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन, के जो हेयरी रूट कल्चर्स किए जाते हैं किसके लिए? सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करने के लिए, आर इंड्यूस्ड बाय ट्रांसफरिंग प्लांट सेल्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं हेयरी रूट कल्चर में, तो कहते हैं वो कैसे इंड्यूस किए जाते हैं प्लांट सेल्स के थ्रू? तो वायरस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस, बैसिलस थोरेंजेनेसिस, या बैक्टीरियम राइजोजेनस। तो बैक्टीरियम राइजोजेनस जो होते हैं इनके थ्रू जो ये प्रोसेस होती है ये की जाती है, तो ऑप्शन डी आनी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन डायरेक्टेड फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन बिटवीन द हैवी मेटल आयंस एंड द माइक्रोबियल सरफेस इज कॉल्ड, कि जो मेटल आयंस होते हैं, हैवी मेटल आयन और माइक्रोबियल सरफेस में कहते हैं जो इंटरेक्शन होती है, कौन सी? नॉन डायरेक्टेड फिजियोकेमिकल इंट्रैक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, बायो कन्वर्जन बोलेंगे, बायोजॉर्प्शन बोलेंगे, कि बायो माइनिंग बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं बायोजॉर्प्शन। बायोजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो ये मेटल आयन्स होते हैं कई, ठीक है, तो इनको माइक्रोब्स जो हैं इनको फंक्शन करने से रोकते हैं ताकि ये सेल के अंदर जाके कोई और सेल डैमेज ना कर पाएँ। तो इसीलिए ये जो मेटल आयंस को माइक्रोब्स जो है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसको बायोजॉर्प्शन बोल देते हैं। ये टेक्निक यूज़ की जाती है, मतलब जो इंटरेक्शन होती है माइक्रोबियल सरफेस और हैवी मेटल आयन में, तो वो होती है बायोजॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ द indefinite stamen इन द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली, कि कौन सी जो फैमिली है उसमें बहुत सारे स्टेमन, इनडेफिनिट स्टेमन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। स्टेमन मतलब मेल पार्ट जो होता है ना, स्टेमन पाए जाते हैं ये। तो लिलिएसी फैमिली है, मालवेसी फैमिली है, सोलिनेसी फैमिली, या कंपोजिट फैमिली होगी? तो मालवेसी फैमिली जो होती है उसमें ये इंडेफिनेट स्टेमन्स जो हैं ये पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोलस लीनियस इज क्रेडिटेड विद इंट्रोड्यूसिंग, के कैरोलस लीनियस ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस बताई थी, कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बताया था, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी बताई थी, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बताया था। जो कैरोलस लीनियस थे इन्होंने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था कि ऑर्गेनिज्म का जो नाम रखते हैं, साइंटिफिक नेम रखते हैं, तो उसमें हम क्या जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम यूज़ करते हैं, तो दो वर्ड्स में नाम रखना, नेमिंग करना, उसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। कैरोलस लीनियस ने हमें बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्प्स इज ऑब्टेन फ्रॉम, कैल्प्स जो होते हैं ये किन से मिलते हैं? टेरेस्ट्रियल एल्गी से, मैरीन एल्गी से मिलते हैं, एक्वेटिक एल्गी से मिलते हैं, या लीकन से मिलते हैं? तो जो ये कैल्प्स होते हैं ये
जो एल्गई है, एल्गई कौन सी, मरीन एल्गई जो होती है वहाँ से हमें कैल्प्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, मरीन एल्गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, यूनिक फीचर ऑफ द ब्रायोफाइट्स एज कम्पेयर टू अदर ग्रीन प्लांट्स ग्रुप इज दैट, कि जो ब्रायोफाइट हैं वो ग्रीन प्लांट्स से के कंपैरिजन कहते हैं ब्रायोफाइट्स में क्या फीचर ऐसा है बाकी के ग्रीन प्लांट्स से अलग, ब्रायोफाइट्स जो हैं उसमें क्या यूनिक फीचर पाया जाता है कि उसमें स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, वो तो कई और जो हैं प्लांट्स उनमें भी होते हैं। तो दे लैक वास्कुलर टिश्यू, तो टेरिडोफाइट में भी कुछ हद तक थे वो, लैक रूट्स, या देयर स्पोरोफाइट इज अटैच टू देयर गैमेटोफाइट, कि जो ब्रायोफाइट होते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में हम लिबरवर्ट मोसिस वगैरह मार्केंची वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, तो उनके जो स्पोरोफाइट होते थे वो उनके गैमेटोफाइट से ही अटैच होते थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी आ जानी है कि उनके जो स्पोरोफाइट होते हैं वो उनके गैमेटोफाइट से ही अटैच होते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी है। फर्न डिफर्स फ्रॉम द मोस इज इन हैविंग, कि फर्न और मोस जो हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है, फर्न्स जो हैं और मोसिस इनमें क्या फ़र्क है, मतलब ये ब्रायोफाइट्स का बोला हुआ है मोस है ना, तो उसमें और फर्न में डिफरेंस कहाँ से होगा, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट होते हैं, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट होते हैं, आर्किगोनिया प्रेजेंट होता है, स्विमिंग एंथीरोजॉइड्स होते हैं इसमें, कि जो एंथीरोजॉइड हैं वो स्विम करते हैं वाटर में। तो जो हमने पढ़ा था ना कि जो अभी ब्रायोफाइट्स होते हैं उसके स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से अटैच रहते हैं, तो यही चीज़ अलग है। जो फर्न्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो ये मतलब टेरिडोफाइट्स हैं, है ना, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में जो टेरिडोफाइट्स हैं यानी कि फर्न जो हैं उनके क्या होते हैं, स्पोरोफाइट अटैच नहीं होते, तो इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन बी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लोएम ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम द एंजियोस्पर्म्स इन हैविंग, के जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ें होती हैं, है ना, तो वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में थी, ठीक है। तो कहते हैं जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें तो ये दोनों ही बिल्कुल डेवलप्ड होती हैं, फ्लोएम और जाइलम। जैसे फ्लोएम है वो भी फर्दर 4 टाइप के मतलब टिश्यू से बनता है, और जो जाइलम होता है वो भी फर्दर 4 टाइप के टिश्यू से बनता है। तो कहते हैं ऐसा क्या डिफरेंस है एंजियोस्पर्म का जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम को लेके, तो पैरेन्काइमा नहीं होता जो जिम्नोस्पर्म है उसमें पैरेन्काइमा को लेके डिफरेंस है, या कंपेनियन सेल नहीं होते जिम्नोस्पर्म में, या सीप ट्यूब नहीं होती, या स्कलेनकाइमा नहीं होता। तो जो फ्लोएम होते हैं, ठीक है, जो ये जिम्नोस्पर्म के जो फ्लोएम होते हैं उनमें कंपेनियन सेल्स नहीं होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर कंपेनियन सेल प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम में, ठीक है। सीप ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स वगैरह है ना, तो उसमें से कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बी आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डिस्टिंग्विश अ मोनोकोट प्लांट फ्रॉम डाइकोट प्लांट, कि किस बेस पे हम मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट को डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग अलग करते हैं, उसकी फाइलोटैक्सी बेस पे, उसकी विनेशन के बेस पे, उसकी वर्नेशन बेस पे, या एस्टिवेशन के बेस के ऊपर, ठीक है। तो उसकी लीफ स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, लीफ में जो विनेशन है वो कौन सी है, जैसे पैलर या दूसरी रेटिकुलेट विनेशन ऐसे पढ़ते हैं ना, वर्नेशन हो गई या एस्टिवेशन वगैरह होगी, है ना, तो कौन सी है, जैसे रोल जो होते हैं वर्ल जिसको हम बोल देते हैं, तो वो कैसे हैं, है ना, वो एस्टिवेशन में आता है। तो मोनोकोट और डाइकोट प्लांट की विनेशन के थ्रू हम पता करते हैं, ठीक है, कि वो डिफ्रेंशिएट होते हैं विनेशन की वजह से, ऑप्शन बी आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपेंथोडियम इज करेक्टरिस्टिक इन फ्लोरेसेंस ऑफ, कि जो हाइपेंथोडियम है वो किसकी मतलब करेक्टरिस्टिक फीचर है, करेक्टरिस्टिक इन फ्लोरेसेंस है। इन फ्लोरेसेंस क्या होता है, फ्लावर की वो पोजीशन वगैरह, है ना, चेक करना, तो अरेंजमेंट चेक करना, है ना, तो कहते हैं हाइपेंथोडियम जो है ये किसकी करेक्टरिस्टिक इन फ्लोरेसेंस है, मलबेरी की, फिकस की, पॉइंसेटिया की, और पाइनएप्पल की। तो फीकस की, जो फीकस होता है इसकी इन्फ्लोरेसेंस जो है उसमें हाइपेंथोडियम उसका करेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस में आता है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स राइज टू द कॉक सेल्स, कॉक टिश्यूज़, के जो कौन सा पार्ट होता है जिससे कॉक टिश्यू जो हैं वो डेवलप होते हैं, फेलोजन से, पेरिबेलम से, पेरिडर्म से, फेलोडर्म से। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, फेलोजन से, ठीक है, फेलोजन्स जो होते हैं वहाँ से कॉक टिश्यूज जो आगे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है द कैस्पेरियन ट्रिप्स आर प्रेजेंट, कैस्पेरियन ट्रिप्स कहाँ पे होती हैं, प्लांट किंगडम प्लांट फिजियोलॉजी में भी हमने ये पढ़ा हुआ है, कैस्पेरियन ट्रिप्स पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, पेरिसाइकल में,
प्रेजेंट होती हैं, एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं, हाइपोडर्मिस में होती हैं कि कॉलेनकाइमा जो सेल्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है ये एंडोडर्मिस अंदर वाली जो लेयर होती है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होती है। जैसे रूट्स की बात करें है ना, तो वहाँ पे ये एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होती है अंदर वाली लेयर में। तो 23rd की ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। बाइसेक्सुअल फ्लावर विच रिमेन क्लोज्ड थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, कौन सा ऐसा बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है, जिसमें कि वो पूरी लाइफ जो है वो क्लोज ही रहता है, उसके जो स्टेमन वगैरह होते हैं वो छोटे होते हैं, इवन उसकी जो वो होती हैं पंखुड़ियाँ होती हैं, ठीक है, पेटल्स होती हैं वो हमेशा क्लोज रहती हैं। तो ऐसे क्लोज्ड फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगोस, हेटेरोजाइगोस बोलेंगे, पॉलीगेमस बोलेंगे या क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलेंगे। तो जो तो पूरी लाइफ स्पैन में अपने क्लोज ही रहते हैं उसको हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। जो कैस्मोगेमस फ्लावर होते हैं वो ओपन फ्लावर होते हैं, ठीक है, तो उनमें आगे क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह होती है। तो जो क्लोज्ड फ्लावर है उनको क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं, इनमें ऑटोगेमी के थ्रू ये पॉलिनेशन होती है। नेक्स्ट है कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड्स, कि जो कैस्टर ऑयल है ये हमें कहाँ से मिलता है, कौन सी प्लांट सीड से मिलता है। कैस्टर ऑयल जो है वो कैस्टर की सीड से ही मिलेगा। तो कैस्टर की सीड्स का साइंटिफिक नेम क्या है वो बताना है। सस्मेमम, सेसामम इंडिकम, लिनम अस्टैटिसिमम, ब्रासिका कंपेस्ट्रिस है और रिसिनस कॉम्युनिस है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। जो रिसिनस कॉम्युनिस है इसका कॉमन नेम है कैस्टर। तो कैस्टर के जो सीड्स हैं उससे ही कैस्टर ऑयल मिलता है, तो ऑप्शन डी आना है, रिसिनस कॉम्युनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम अ सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक अदर देन द एग देन द कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट इज नोन एज, कि जो अगर एम्ब्रियो है वो एग के अलावा एम्ब्रियो सैक के किसी और पार्ट से डेवलप कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे। वैसे तो जो एग सेल होते हैं वही मेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़ करती हैं, तभी फर्टिलाइजेशन के दौरान जाइगोट बनता है। तो इसमें कहते हैं अभी एग के अलावा अगर कोई किसी और पार्ट से ही जो एम्ब्रियो डेवलप हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपोस्पोरी, पार्थिनोजेनेसिस बोलेंगे, पार्थिनोकार्पी बोलेंगे कि एपोगैमी बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन जिसमें एग के अलावा और किसी पार्ट से एम्ब्रियो बनता है उसको बोलते हैं एपोगैमी, ठीक है। तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, एपोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द रूट सिस्टम ऑफ द प्लांट्स इज रिजल्ट ऑफ, कि जो पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, ठीक है, एक होती है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एक होती है पैसिव एब्जॉर्प्शन। तो कहते हैं अभी प्लांट के रूट सिस्टम के थ्रू जो वाटर की पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है वो किस वजह से होती है, दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ किस वजह से ऐसा होता है। तो फोर्सेस क्रिएटेड इन द सेल्स ऑफ रूट्स के सेल में फोर्स क्रिएट होने की वजह से पैसिव एब्जॉर्प्शन होती है। इंक्रीज रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ इन रूट सेल, के रूट सेल में रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ बढ़ जाने से ऐसा होता है। या जो शूट सिस्टम होता है उसमें ओस्मोटिक फोर्सेस की वजह से होता है ऐसा, ठीक है। स्टेम पार्ट में ओस्मोटिक प्रेशर या ओस्मोटिक फोर्स लगती है उसकी वजह से ये नीचे से फिर रूट्स और वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन करती हैं। या जो टेंशन ऑन द सेल सेप ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसपिरेशन हो रही है, जैसे रूट्स नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करके एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू आगे मतलब स्टेम के थ्रू प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक पहुंचाती हैं जाइलम में से भेज के, है ना। तो अभी जब प्लांट के सारे पार्ट्स तक वाटर जाता है तो उसमें से कुछ ट्रांसपिरेशन के दौरान लूज़ हो जाता है। मैक्सिमम तो चलो ट्रांसपिरेशन के दौरान ही यूज़ होता है, थोड़ा बहुत ही फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। तो जो ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर लॉस हो गया तो अभी और वाटर जब चाहिए तो फिर जो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो सेल सेप हैं उनमें टेंशन क्रिएट होती है, ठीक है। तो उससे जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है ये स्टार्ट होती है रूट के थ्रू। तो ऑप्शन डी आनी है, टेंशन ऑन द सेल सेप ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, कि वाटर ऊपर की तरफ और जाना चाहिए इसलिए फिर जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है इसकी प्रोसेस होती है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय द मोलिब्डेनम इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म, प्लांट के मेटाबॉलिज्म में एक्टिविटीज़ में सारी केमिकल रिएक्शंस में मोलिब्डेनम क्या रोल प्ले करता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस, ABA सिंथेसिस है या नाइट्रेट रिडक्शन है। जो मोलिब्डेनम है ये नाइट्रेट रिडक्शन का काम करती है, ठीक है, नाइट्रेट रिडक्शन में ये
रोल प्ले करती है अपना, तो ऑप्शन डी आ जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ द पायरुविक एसिड इनटू द इथाइल अल्कोहल इज फैसिलिटेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, कि कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि पायरुविक एसिड जो होता है, अभी ग्लूकोज की पार्शियल ब्रेकडाउन से क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, तो पायरुविक एसिड इथाइल अल्कोहल बनाता है। कार्बोक्सिलेज फोस्फेटेज, डिहाइड्रोजिनेज है, और कार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजिनेज है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी, कार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजिनेज जो हैं ये दोनों मिल के जो पायरुविक एसिड को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहले पायरुविक एसिड एल्डिहाइड में चेंज होता है, देन फिर आगे जो है वो फिर से इथाइल अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स, कि जो फोटोसिंथेसिस जब होती है तो ऑक्सीजन उसमें कहाँ से आती है, जो ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस के दौरान तो वो कहाँ से बनती है, कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक होने से, प्रोटीन से, सनलाइट से बनती है, या वाटर से बनती है। तो वाटर स्प्लिट होने से, जो वाटर है जो स्प्लिट होता है तो उसके बाद उससे बनती है ये। ठीक है, तो ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन, कि जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस में होती है, ब्लू लाइट में, रेड लाइट में, ब्लू और ग्रीन लाइट में, ब्लू और रेड लाइट में होती है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, जो सबसे ज़्यादा होती है वो रेड लाइट में ही होती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो उसके अकॉर्डिंग वो जो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा ये यूज़फुल होती है, तो रेड लाइट ऑप्शन बी आ गया। 32 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिन्स इज वाइडली यूज्ड एज अ सेलेक्टिव वीडिसाइड, सेलेक्टिव वीडिसाइड जो होते हैं जो कि वीड को ख़त्म करने में काम आते हैं। ठीक है, जो क्रॉप फील्ड में जो वीड होती है, ठीक है, वो न्यूट्रिशन लेती रहती है क्रॉप्स की, इसलिए वीडिसाइड के थ्रू उनको ख़त्म किया जाता है। तो कहते हैं कौन सा वाइडली यूज़ होने वाला वीडिसाइड है, IBA है, 24D है, NNA है, 245T है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, 24D जो है ये यूज़ किया जाता है सेलेक्टिव वीडिसाइड के तौर पे, ऑप्शन बी। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन प्लांट इज़ कंट्रोल्ड बाय द एब्सिसिक एसिड, कि जो एब्सिसिक एसिड है प्लांट में वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है, साइड विजन को, लीफ फॉल और डोमेंसी को, शूट इलोंगेशन को कंट्रोल करता है, या सेल इलोंगेशन और वॉल फॉर्मेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, लीफ फॉल, के जो लीव हैं वो जल्दी गिर ना जाएँ, ठीक है, डोमेंट ना हो जाएँ, डोमेंसी ना हुई, तो उससे ये रोकता है, उसको कंट्रोल करता है एब्सिसिक एसिड जो है, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ना, ये हेल्प करता है प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में। तो लीफ फॉल और डोमेंसी को कंट्रोल करता है। फिर है 34th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विनिंग ऑफ टेंड्रिल ऑफ प्लांट, कि प्लांट के जो टेंड्रिल्स होते हैं तो उनकी ट्विनिंग के लिए, उनकी रोल होने के लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, थिग्मोट्रोपिज्म है, सिस्मोनास्टी है, हेलियोट्रोपिज्म है, या डाइजियोट्रोपिज्म है, डाइजियोट्रोपिज्म। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए, थिग्मोट्रोपिज्म जो होता है इसकी वजह से ही जो प्लांट की टेंड्रिल्स है उनमें ट्विनिंग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आनी है थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है 35th क्वेश्चन, when the plants are grown in the magnesium deficient area, कि अगर प्लांट्स ऐसे एरिया में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे मैग्नीशियम कम है पर यूरिया काफ़ी है सॉइल के अंदर, सॉइल में मैग्नीशियम कम पर यूरिया काफ़ी है, तो इसके क्या सिम्टम्स हैं, प्लांट में क्या सिम्टम्स होंगे जिससे पता चलेगा कि उसमें यूरिया तो है पर मैग्नीशियम कम है। तो येलोइश लीफ, कलरफुल पेट्यूल, कलरलेस पेट्यूल होंगे, या डार्क ग्रीन लीव्स होंगी, या शूट अपेक्स जो है वो डेड हो जाएगी। तो ये है येलो लीव्स होती हैं, मैग्नीशियम की कमी से येलो लीव्स हो जाती हैं। ठीक है, लीव्स का कलर येलो होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसकी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द फॉल ऑफ द फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, ट्री से फ्रूट्स जो हैं उनको, उनके टूटने को जल्दी, मतलब बिना राइप के ही, या अभी प्रॉपर राइप नहीं हुए तो पहले ही वो गिर जाएं, तो इस चीज़ को कौन सा हार्मोन रोकता है ताकि प्लांट के साथ जो फ्रूट है वो प्रॉपर राइप हो उसके बाद वो गिरे, है ना। तो GH3, NAA, इथाइलिन है, या जेटिन है। तो इसके ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, NAA जो होता है हार्मोन, ये क्या करता है, फ्रूट
फॉल होने से रोकता है, प्रिवेंट करता है। ऑप्शन बी, रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कंटेन द रेड पिगमेंट दैट हैव द एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, के कौन से प्लांट्स में रेड पिगमेंट ऐसा होता है जो कि ऑक्सीजन की जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। रेड पिगमेंट वो कौन सा होता है, इसको लैग हीमोग्लोबिन बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रूट्स में ये होता है, इसको लैग हीमोग्लोबिन बोल देते हैं। तो किन में ये होता है, कैरेट में, सोयाबीन में, मस्टर्ड में या रेडिश में होता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है 37th की, ऑप्शन बी, सोयाबीन में। ये सोयाबीन प्लांट की जो रूट्स होती हैं, ठीक है, तो उसके रूट्स के अंदर ये पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट, अलग हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ज़्यादा मतलब बाइंड करता है, एफिनिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन को लेके इसकी। फिर है जनरेटिव सेल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय लेज़र, कि जो जनरेटिव सेल होते हैं वो तो लेज़र के थ्रू अगर मतलब डिस्ट्रॉय हो भी जाएं, पर पोलन ट्यूब जो है वो फिर भी फॉर्म हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, जनरेटिव सेल तो डिस्ट्रॉय हो गए, जैसे हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें पॉलन ग्रेन में एक्साइन इंटाइन होती है, ठीक है, जो एक्साइन है और इंटाइन है, ठीक है, उसमें इंटाइन में आगे वो होते हैं, जनरेटिव सेल होता है ना, वेजिटेटिव सेल होता है ज़्यादा, जनरेटिव सेल होता है छोटा सा, है ना, जो फ्लोट करता रहता है वेजिटेटिव सेल में। तो कहते हैं ये जनरेटिव सेल जो होता है इसी से ही पॉलन ट्यूब आगे से एक्साइन में से निकलती है। तो अगर ये जनरेटिव सेल डैमेज हो जाएं लेज़र के थ्रू, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएं, तो फिर भी पॉलन ट्यूब आराम से ग्रो कर सकते हैं। कैसे, तो वेजिटेटिव सेल डैमेज नहीं होता है, वो तो बचा रहता है, वो आगे फिर मतलब आगे प्रोसेसिंग होगी तो फिर पॉलन ट्यूब वगैरह जो है वो बनी रहती है, ठीक है, तो बन जाती है। तो वेजिटेटिव सेल नॉट डैमेज्ड। दूसरा है कि जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, अगर वो ख़त्म भी हो जाए तो उसका जो कंटेंट होता है वो पॉलन ट्यूब आगे बना देता है, या जो लेज़र बीम होती है वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देती है, या जो मतलब पॉलन ट्यूब है वो जहाँ से मर्ज होती है उस एरिया को कोई हार्म नहीं होता, इसलिए पॉलन ट्यूब फिर भी बन गए अगर जनरेटिव सेल नहीं था। तो ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए, कि चाहे जनरेटिव सेल डिस्ट्रॉय हो जाए बट वेजिटेटिव सेल तो वैसे ही है ना, वेजिटेटिव सेल की प्रेजेंस जो है वो पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प कर देती है आगे। तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है 39th क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है, ऑफस्प्रिंग है, वो सेम अपने पेरेंट्स जैसे बनते हैं। तो कहते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो मतलब इंडिविजुअल्स होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से, है ना, ज़्यादातर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैलोस बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, डीम बोलते हैं, या एग्रीगेट बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं क्लोन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स होते हैं पॉपुलेशन में उसको हम बोलते हैं क्लोन, ठीक है। क्लोन क्या होता है, जो सेम डुप्लीकेट कॉपी होती है ना, तो वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग करेक्टर, कंट्रास्टिंग करेक्टर को कौन सी टर्म रिप्रेजेंट करेगी, होमोजाइगोस, हेट्रोजाइगोस, एलिलोमॉर्फ्स या को डोमिनेंट जीन्स। तो इसको करती हैं को एलिलोमॉर्फ्स, ठीक है। ऑप्शन आनी है ऑप्शन सी, एलिलोमॉर्फ्स, जिसको एलील बोल देते हैं, है ना। तो एलील क्या है, कंट्रास्टिंग करेक्टर ही है, ठीक है, जीन का। जो जीन होते हैं, ठीक है, जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है, एलील है, ठीक है। तो एलिलोमॉर्फ्स आ जाना ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41st क्वेश्चन, अ मेल चाइल्ड विल बी बोर्न टू द पेरेंट्स इफ, मेल चाइल्ड कब पैदा होगा, मेल चाइल्ड में होता है XY क्रोमोसोम, है ना। तो जब XY क्रोमोसोम होंगे तो फादर इज़ हेल्दियर देन मदर, मदर से ज़्यादा हेल्दी होगा फादर, तो होंगे तो ये मेल चाइल्ड पैदा होएगा। या मदर ईट हेल्दी डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हो सकता है मेल चाइल्ड। या जेनेटिक कॉम्पोजिशन जो है बच्चे की उसमें क्या है, XY कम्बिनेशन है क्रोमोसोम्स का, या जो जेनेटिक कम्बिनेशन है उसमें जो XX कम्बिनेशन हुआ है। देखो जब XX कम्बिनेशन होगा तो फीमेल बनेगी, बेबी गर्ल पैदा होएगी, है ना। अभी बेबी बॉय यानी कि मेल चाइल्ड पैदा हो रहा है तो उसमें XY कम्बिनेशन होएगा। तो ऑप्शन सी आ जानी है, XY कम्बिनेशन की वजह से जो बेबी बॉय या मेल चाइल्ड है वो पैदा होता है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम ही XY होते हैं, इस वजह से। देन है मतलब X उसको उसके मदर से मिलता है और Y फादर से मिलता है। देन है कि 42nd क्वेश्चन है, व्हेन द डिज़ायर्ड वेरिएशन इज रिक्वायर्ड टू बी इंड्यूस्ड इन अ वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ ब्रीडिंग इज, कि अगर हम चाहते हैं कि डिज़ायर्ड वेरिएशन हो प्लांट के अंदर, हम डिज़ायर्ड करैक्टर्स चाहते हैं, ठीक है,
तो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप जो है उसमें हम चाहते हैं कि डिजायर्ड करैक्टर्स आएँ, उसके लिए कौन सा ब्रीडिंग मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है, पॉलीप्लॉइडी, पेडिग्री मेथड ऑफ ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग या बैकक्रॉस मेथड ऑफ ब्रीडिंग। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है और कॉमन जो वे है वो है पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी के थ्रू जो डिजायर्ड वेरिएशंस जो हमें चाहिए वो हमें वेजिटेटिवली प्रोपेगेट क्रॉप में मिल सकती हैं। ठीक है, तो पॉलीप्लॉइडी ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ सेल साइकिल द हिस्टोन प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन एन यूकैरियोटिक सेल, कि कौन सी ऐसी सेल साइकिल में कौन सी ऐसी पर्टिकुलर स्टेज होती है जिसमें कि यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन बनता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं। देखो अभी हम क्या पढ़ते हैं कि एक होता है G1 फेज़, एक होता है S फेज़, एक होता है G2 फेज़। ठीक है, सेल साइकिल के पहले तो ये फेज़ होते हैं। ठीक है, तो इसमें हिस्टोन फॉर्मेशन किस में होगा, एस फेज़ में होता है। ठीक है, एस फेज़ जो सिंथेसिस फेज़ है, ये है फर्स्ट ग्रोथ फेज़, सिंथेसिस फेज़, सेकंड ग्रोथ फेज़। तो जो एस फेज़ होता है, एस फेज़ में हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म होते हैं। तो ड्यूरिंग टीलोफेज़, ठीक है, एस फेज़ है, ड्यूरिंग G2 फेज़ ऑफ प्रोफेज़ है, या ड्यूरिंग एंटायर प्रोफेज़ है, पूरे प्रोफेज़ में कहीं पे भी बनता है नहीं, एस फेज़ के अंदर बनता है ये, ड्यूरिंग एस फेज़। ठीक है, एस फेज़ में बनता है ये। मियोसिस डॉटर सेल्स डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट सेल्स एज वेल एज एमंगस्ट देमसेल्स ड्यू टू, कि जो मियोसिस की प्रोसेस है, मियोसिस 1 मियोसिस 2 हमने पढ़ा है ना, तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में एक पेरेंट से 2 गैमीट बनते हैं, देन 2 से 4 बनते हैं आगे। ठीक है, मियोसिस 2 के दौरान 4 हैप्लॉइड गैमीट बनते हैं। तो इसमें कहते ऑफस्प्रिंग बनते हैं। तो इसमें कहते हैं मियोसिस में अभी जो पेरेंट सेल हैं उनसे डॉटर सेल अलग कैसे होते हैं, डिफर कैसे होते हैं, इवन उनके खुद के आपस में ही कई सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, सेग्रीगेशन है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर है। सेग्रीगेशन या क्रॉसिंग ओवर है, थर्ड स्टेटमेंट में है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर की वजह से ऐसा होता है, या डी है कि ये सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से ऐसा होता है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन ए कि जी जो सेग्रीगेशन होती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर, तीनों ही प्रोसेसेस काम करती हैं जिसकी वजह से जो पेरेंट सेल्स हैं उनसे डॉटर सेल्स जो हैं, या डॉटर सेल्स आपस में ही जो है उन वो काफ़ी अलग अलग होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन एज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशनरी चेंजेस वाज कंसीव्ड बाय, कि जो ये एवोल्यूशनरी चेंज हुए थे, एवोल्यूशन को लेके जो नेचुरल सिलेक्शन का जो टॉपिक था, नेचुरल सिलेक्शन का जो आइडिया था, ये किन्होंने बताया था। ठीक है, किन के थ्रू ये बताया गया था, चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड रूजल वेलेक 1959 में, चार्ल्स डार्विन ने 1866 में बताया था, अल्फ्रेड रूजल वेलेक ने 1901 में बताया था, कि जगदीश चंद्र बोस ने 1921 में बताया था। तो इसकी ऑप्शन होनी है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रूजल वेलेक जो थे, इन दोनों ने बताया था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में एवोल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोवाइड द कार्बन स्केलेटन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि जब भी लाइफ ओरिजिनेट हुई तो क्या ऐसी चीज़ थी, कौन सी ऐसी गैस थी जिसकी वजह से जो लिविंग थिंग्स थी उनको कार्बन स्केलेटन मिली, किसकी वजह से मिली, पहले जो भी थी उनमें से वाटर वेपर की वजह से मिली, नहीं उसी की वजह से तो नहीं मिल सकती, मीथेन है, नाइट्रोजन या अमोनिया की वजह से, तो मीथेन की वजह से मिली। ठीक है, मीथेन की वजह से, ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी कि इनकी वजह से कार्बन स्केलेटन लिविंग थिंग्स को मिली। देन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सूटेड मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट, अगर हम वायरस फ्री प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, एम्ब्रियो कल्चर है, मेरिस्टेमिक कल्चर है, ओव्यूल कल्चर है, या एंथर कल्चर है। तो इसकी ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी, जो मेरिस्टेमिक कल्चर है उसके दौरान वायरस फ्री प्लांट जो है वो प्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, जिसमें कि जो वायरस वगैरह हैं वो अफेक्ट ना कर सकें उसको, प्लांट्स को और उसकी एक्टिविटीज़ को या उसके ग्रोथ को। तो फिर 48th क्वेश्चन है द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज जनरेटेड एज, कि जो सबसे पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म था वो कौन सा प्रोड्यूस हुआ था, फिश, बैक्टीरिया, माइस की वायरस हुआ था, सबसे पहले बैक्टीरिया हुआ था। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसको GMO बोलती हैं वो सबसे पहला कौन सा था, बैक्टीरिया। तो 48th की ऑप्शन बी आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द जीन्स इन द डाइकॉट प्लांट, डाइकॉट प्लांट जो होते हैं उनमें जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाने का, दूसरी जीन्स को इंट्रोड्यूस करवाने का बेस्ट मेथड या टेक्निक कौन सी है, इलेक्ट्रोपोरेशन है, पार्टिकल आइसोलेशन है, माइक्रो इंजेक्शन, TI प्लाज्मिड इन्फेक्शन है। तो इसमें TI प्लाज्मिड इन्फेक्शन जो है ये की जाती है, यूज़ की जाती है। ठीक है,
तो टीआई प्लाज्मिड जो होता है इसमें जो जीन्स होते हैं उनको टारगेट ऑर्गेनिज्म पे, मतलब टारगेट ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट वगैरह में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, तो टीआई प्लाज्मिड ऑप्शन आनी है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन, द कंपटीशन फॉर द लाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस इज मोस्ट स्वीयर बिटवीन, कि जो लाइट, न्यूट्रिएंट या स्पेस को लेके सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन होता है वो किन में होता है, कैसे स्पीशीज़ में होता है? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में, ग्रोइंग इन डिफरेंट निशेस, के ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं, ठीक है, पर अलग अलग निशेस में हैं, या सेम एरिया या नीश में रह रहे जो ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड हैं, या जो सेम हैबिटेट में ग्रो करने वाले ऑर्गेनिज्म पर वो डिस्टेंटली रिलेटेड है, या डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग ही नीश में हैं और उनके अंदर जो फूड, स्पेस या न्यूट्रिएंट को लेके कंपटीशन ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है अगर वो सेम ही नीश में प्रेजेंट हैं, तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उनको फिर यूज़ करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स जो ग्रो करती हैं तो एक ही एरिया या नीश में अगर वो प्रेजेंट हैं तो उनमें स्पेस को लेके, न्यूट्रिशन या लाइट को लेके कंपटीशन ज़्यादा होएगा, स्फीयर होएगा। तो इसलिए ऑप्शन आनी है ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बॉटनी 60 जो 2016 का पेपर था, इसके बॉटनी और जोलॉजी दोनों के जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चंस। तो बाकी के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।